नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे यूपी होमगार्ड भर्ती टॉप 50 MCQ। तो बिना देर करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा के वर्तमान क्षेत्रों में डचों की पहली स्थापना थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पिप्पली। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो पिप्पली वह पहला स्थान था जहां डचों ने उड़ीसा के वर्तमान क्षेत्रों में अपना पहला ठिकाना बनाया था। इसे जल्द ही छोड़कर वे बालासोर भी चले गए थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पहली बार लोकसभा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया था? तो भारत में पहली लोकसभा आयोग का प्रावधान किया था सन 1919 में, यानी कि भारत सरकार अधिनियम। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। व्याख्या पढ़ते हैं। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारत में पहली बार लोकसभा आयोग की स्थापना की गई थी। यानी कि लोकसभा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1919 में। उच्च सिविल सेवाओं के लिए लॉर्ड ली की अध्यक्षता में एक राज्य आयोग का गठन किया गया था। बाद में सर रॉस बारकर की अध्यक्षता में 1 अक्टूबर 1926 को पहले लोकसभा आयोग का गठन किया गया था। 1 अक्टूबर 1926 को पहले लोकसभा आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना बहराम जी मालाबारी ने बंबई में की थी? तो किस संगठन की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। सेवा सदन की स्थापना बहराम जी मालाबारी ने बंबई में की थी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, बंबई। अगला कुछ व्याख्या पढ़ते हैं। पारसी समाज सुधारक बहराम जी, तो बहराम जी कौन थे? तो बहराम जी पारसी समाज सुधारक थे। मालाबारी ने जीवन भर बाल विवाह और जबरन विधवापन के विरुद्ध अभियान चलाया था। यानी कि बाल विवाह और जबरन विधवापन के विरुद्ध अभियान चलाया था। उन्होंने 1885 में सेवा सदन की स्थापना की थी। तो सेवा सदन की स्थापना कब की गई? तो 1885 में। इसके बाद एक सामाजिक सुधार और मानवतावादी संगठन के रूप में की थी सेवा सदन की स्थापना। सेवा सदन सभी जातियों की समाज से बहिष्कृत और शोषित महिलाओं की देखभाल करने और उन्हें शिक्षा, कल्याण और चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने में विशेषज्ञता रखता था। यानी कि जो सेवा सदन था वो महिलाओं की देखभाल करने, उन्हें शिक्षा और कल्याण एवं चिकित्सा प्रदान करने हेतु एक विशेष संगठन था। अगला क्वेश्चन, 1853 भारत के परिवहन इतिहास में एक महत्वपूर्ण वर्ष क्यों है? क्योंकि 1853 में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत में पहली ट्रेन 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के मध्य चलाई गई थी। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। व्याख्या पढ़ते हैं। तो भारत में पहली ट्रेन शुरू करने का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को जाता था। तो भारत में पहली ट्रेन किसने शुरू की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। भारत की पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को बंबई, यानी कि बॉम्बे पहले था, बोरी बंदर स्टेशन और थाने के बीच चली थी। यह 21 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसे लगभग 45 मिनट लगे थे। ट्रेन के 3 इंजनों के नाम सुल्तान, सिंध और साहिब थे। ट्रेन के 3 इंजन थे जिसके नाम सुल्तान, सिंध और साहिब थे। तो बंबई से थाने के मध्य पहली ट्रेन चलाई गई थी भारत में, और इसका श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1885 में बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में नमक कर के खिलाफ आवाज उठाई थी? तो किसने उठाई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, S.A. स्वामीनाथ अय्यर। कौन? S.A. स्वामीनाथ अय्यर ने 1885 में बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में नमक कर के खिलाफ आवाज उठाई थी। अगला क्वेश्चन, व्याख्या पढ़ते हैं। तो S.A. स्वामीनाथ अय्यर या तंजूर स्वामीनाथ अय्यर की मृत्यु 1899 में हुई थी। एक वकील, जमींदार और राजनीतिक और धर्मशास्त्री थे जिन्होंने तंजौर नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885, 86, 1887, 1889 और 1894 के अधिवेशनों में प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। उन्होंने 1885 में आयोजित पहले अधिवेशन में नमक कर के विरुद्ध भाषण दिया था। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित किस घटना के बाद कैबिनेट मिशन योजना को निष्प्रभावी बना लिया गया था? तो किस घटना के बाद? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इटली की घोषणा के बाद कैबिनेट मिशन योजना को निष्प्रभावी मान लिया था। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। व्याख्या पढ़ते हैं। क्लीमेंट इटली की घोषणा के बाद कैबिनेट मिशन योजना को अप्रभावी मान लिया गया था। इटली ने 1945 से 1951 तक ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया। तो इटली कौन थे? तो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन के। 20 फरवरी 1947 को इटली ने यह घोषणा की कि ब्रिटिश जून 1948 से पहले भारत को आजाद कर देगा, यानी कि भारत छोड़ देगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं।
मद्रास की लड़ाई को समाप्त करने वाली एक्स ला चैंपर संधि के प्रावधानों के अनुसार मद्रास को अंग्रेजों को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के बदले में लौटाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। लुइसबर्ग के बदले में लौटाया गया था अंग्रेजों को। यानी कि मद्रास की लड़ाई को समाप्त करने वाली एक्स ला चैंपर संधि के प्रावधान के अनुसार मद्रास को अंग्रेजों को लुइसबर्ग क्षेत्र के बदले में लौटाया गया था। व्याख्या पढ़ते हैं। मद्रास का युद्ध 1746 ईस्वी में हुए एक युद्ध को संदर्भित करता है जब सेंट जॉर्ज किले पर फ्रांसीसियों ने कब्जा कर लिया था। इस युद्ध में ब्रिटिश सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था और उन्हें जहर दे दिया गया था। लॉर्ड क्लार्क जेल से भाग निकले और यह पहली बार था जब वे सुर्खियों में आए। यह युद्ध एक्स ला चैंपर्स की संधि के साथ समाप्त हुआ था, जिसने युद्ध को समाप्त करते हुए मद्रास को अंग्रेजों को वापस सौंपने का प्रावधान किया, जिसके बदले में नोवा स्कोटिया में लुइसबर्ग को ब्रिटिश सेना द्वारा 1745 ईस्वी में कब्जा कर लिया था। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस वर्ष में अफोंसो डी अल्बुकर्क यानी कि पुर्तगाल का जो गवर्नर था ने गोवा पर कब्जा किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने गोवा पर कब्जा किया था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 1510 ईस्वी। व्याख्या पढ़ते हैं। सन 1510 में अफोंसो डी अल्बुकर्क ने विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेवराय की सहायता से बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह ने से गोवा पर कब्जा कर लिया था और उन्होंने गोवा में सती प्रथा को भी समाप्त किया था। इसने अल्बुकर्क ने गोवा में सती प्रथा को भी समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? तो द्वितीय मैसूर युद्ध किस संधि द्वारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मंगलोर की संधि 1784 में हुई थी। इसके बाद द्वितीय मैसूर आंग्ल युद्ध समाप्त हुआ था। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, मंगलोर की संधि 1784। व्याख्या पढ़ते हैं। तो द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध का अंत टीपू सुल्तान द्वारा, किसके द्वारा? टीपू सुल्तान द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मंगलोर संधि 1784 पर हस्ताक्षर करके किया गया था। संधि के अनुसार दोनों पक्ष युद्ध बंदियों को वापस करने पर सहमत हुए और पारस्परिक रूप से विजयनगर की बहाली हुई। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1846 में हस्ताक्षरित लाहौर संधि किस एंग्लो सिख युद्ध में हुई थी? तो किस एंग्लो सिख युद्ध में हुई थी? इसका सही उत्तर जाएगा पहले एंग्लो सिख युद्ध में 1846 में हस्ताक्षरित लाहौर की संधि हुई थी। व्याख्या पढ़ते हैं। तो प्रथम एंग्लो सिख युद्ध 1845 से 46 के बाद अंग्रेजों और महाराजा दलीप सिंह के बीच लाहौर की संधि हुई थी। तो किसके बीच? अंग्रेज और महाराजा दलीप सिंह, जिसके परिणाम स्वरूप सिखों को जम्मू कश्मीर, हजारा, जालंधर, दोआब के कुछ क्षेत्रों सहित बड़े भूभाग का नुकसान हुआ था। यानी कि ये अंग्रेजों के पास चले गए थे। इसके अतिरिक्त इसमें आर्थिक क्षतिपूर्ति भी शामिल थी और सिख राजशाही के आंतरिक मामलों में ब्रिटिश प्रभाव स्थापित हुआ। विशेष रूप से इस संधि ने अंग्रेजों को लाहौर में प्रभावी रूप से अपना निवास स्थान स्थापित करने में सक्षम बनाया था। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस घटना के बाद कैबिनेट मिशन योजना को निष्प्रभावी मान लिया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। एटली की घोषणा के बाद। एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो इसकी घोषणा के बाद कैबिनेट मिशन को अप्रभावी मान लिया था। व्याख्या पढ़ते हैं। क्लीमेंट एटली की घोषणा के बाद कैबिनेट मिशन योजना को अप्रभावी मान लिया गया था। एटली ने 1945 से 1951 तक ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया। 20 फरवरी 1947 को एटली ने घोषणा की कि ब्रिटिश जून 1948 से पहले भारत छोड़ देगा, यानी कि भारत को आजाद कर देंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस शहर में भारत में सत्याग्रह का पहला उदाहरण देखने को मिला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, अहमदाबाद, यानी कि गुजरात में भारत का पहला सत्याग्रह देखने को मिला था। व्याख्या पढ़ते हैं। तो भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था और प्रथम राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी से चंपारण के लिए नील बागान मालिकों को मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था। बागान मालिकों को अपनी जमीन के रूप में 3/20 भाग पर नील उगाने के लिए मजबूर किया था। इसे 3 कटिया प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी के आंदोलन ने अंततः इस प्रथा को समाप्त कर दिया और बागान मालिकों से अवैध रूप से ली गई धनराशि का 25% हिस्सा अधिकारियों से वापस दिलवाने में मदद की। मार्च 1918 में गांधी जी के नेतृत्व में अहमदाबाद की सूती मिलों में हड़ताल हुई। इसी समय गांधी जी ने 15 मार्च 1918 को अपने आमरण अनशन में पहला अनशन शुरू किया था। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारत की स्वतंत्रता के समय स्थापित मध्यस्थता न्यायाधिकरण का प्रमुख था?
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। विलियम पैट्रिक स्पेंस भारत की स्वतंत्रता के समय स्थापित मध्यस्थता न्यायाधिकरण का प्रमुख था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, विलियम पैट्रिक स्पेंस। व्याख्या पढ़ते हैं। तो विलियम पैट्रिक स्पेंस एक ब्रिटिश वकील थे। कौन थे? ब्रिटिश वकील थे। उन्होंने 1943 से 1947 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया। 1947 से 1948 तक उन्होंने मध्यस्थता न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, जिसका गठन भारत के विभाजन की अवधारणा और सार पर असहमति रखने वाले भारतीय न्यायाधीशों के लिए किया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जहां मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। व्याख्या पढ़ते हैं। कराची प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1931 में कराची अधिवेशन में पारित किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कब हुआ था? 1931 में। उस अधिवेशन के मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। तो इस अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। अगला क्वेश्चन, 1913 में भील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1913 में भील विद्रोह का नेतृत्व किया था, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, गोविंद गुरु ने। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, गोविंद गुरु। अगला क्वेश्चन, वांडीवास की लड़ाई कब हुई थी? तो वांडीवास की लड़ाई 1760 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य। व्याख्या पढ़ते हैं। तो वांडीवास की लड़ाई 1760 ईस्वी में काम्पटे डी लैली के नेतृत्व में फ्रांसीसी और सर अय्यर कूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना के बीच युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में फ्रांसीसी सेना को ब्रिटिश सेना ने बुरी तरह हराया था, यानी कि फ्रांसीसियों की हार हुई थी और भारत में अपने सभी अधिकार खो दिए थे। युद्ध के बाद पेरिस की संधि पर हस्ताक्षर किए और संधि के अनुसार पांडिचेरी, कराईकल और माहे को अंग्रेजों के संरक्षण में फ्रांसीसियों को वापस सौंप दिया। अगला क्वेश्चन, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। व्याख्या पढ़ते हैं। सन 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था और उन्होंने तमिलनाडु के ट्रांकेबार यानी कि 1620 में ट्रांकेबार की स्थापना की थी और बंगाल के श्रीरामपुर 1676 में अपनी बस्तियां स्थापित की। हालांकि वे भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने में असफल रहे डेनिश, और अंततः 19वीं शताब्दी की शुरुआत में उन्होंने अपनी सभी बस्तियां अंग्रेजों को भेज दी और अपने देश वापस लौट गए। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1913 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव का मसौदा किसने तैयार किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, मसौदा तैयार किया था, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और 1931 में कराची अधिवेशन के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। व्याख्या पढ़ते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1892 मद्रास हिंदू एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो 1892 में मद्रास हिंदू एसोसिएशन के अध्यक्ष संस्थापक वीरे सलिंगम पंतुलु थे। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, वीरे सलिंगम पंतुलु। व्याख्या पढ़ते हैं। मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार संघ की स्थापना 1892 में की थी। मद्रास में कंडुकुरी वीरे सलिंगम पंतुलु द्वारा की गई थी। उनके अनुसार महिलाओं की मुक्ति के बिना ना तो वास्तविक स्वतंत्रता संभव है और ना ही देश की प्रगति। उनका मानना था कि महिलाओं की मुक्ति के बिना ना तो वास्तविक स्वतंत्रता संभव है, ना ही देश की उन्नति या प्रगति। यह सामाजिक सुधार आंदोलन विधवाओं की दुर्दशा से संबंधित था और देवदासी प्रथा का मुकाबला करने के लिए चलाया गया था। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 22 दिसंबर 1939 को जिन्ना ने भारतीय मुसलमानों के लिए मुक्ति दिवस के रूप में घोषित किया था। इसका क्या कारण था? तो इसका कारण था कांग्रेस मंत्रियों का इस्तीफा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, इसका मुख्य कारण था कांग्रेस मंत्रियों का इस्तीफा। व्याख्या पढ़ते हैं। तो यह दिन प्रतिद्वंदी कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्यों द्वारा प्रांतीय केंद्रीय पदों से इस्तीफा देने का जश्न मनाने के लिए निर्धारित किया गया था। तो आज के सभी क्वेश्चन समाप्त हुए। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।